हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस एक क्लासिफिकेशन से, 100% आएगा। ठीक है, उसकी बात करते हैं। बात एक मैट्रिक्स नाम की टर्म होती है। आपको पता है कि जो सोइल का कंपोजिशन है ना, सोइल का कंपोजिशन कैसा है भैया? अगर आपको हमारी टीम से बात करनी है, कुछ कम्युनिकेशन रखना है, तो आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं जिसका कमेंट में एक लिंक दिया गया है। और सैंडी सोइल में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन डोमिनेंट होता है, तो याद रखना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ICAR PG JRF 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट सॉइल साइंस से करने का सोचा है, तो स्वागत है आपका IRI वाला पर। आज इस वीडियो में आपको सॉइल साइंस का डेमो वीडियो मिलेगा और आज अपन वो टॉपिक चूज करने वाले हैं वो जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन में पूरे साल कमिटमेंट, डेडिकेशन और हार्डवर्क चेंज नहीं होगा, ऐसा ही पूरा हार्डवर्क रहेगा, वैसे ही एक ऐसी सॉइल प्रॉपर्टी जो कभी चेंज नहीं होती उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज टेक्सचर। तो स्वागत है आप सभी का। अगर आप लोग ICAR PG 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, मैं लीड मेंटर रहूंगा आपके सॉइल साइंस में, और आप हमारे बाकी कोर्सेज के बारे में भी जान लीजिए। अगर आपके जूनियर्स, बैचमेट्स, सीनियर्स कोई भी तैयारी करना चाहता है तो प्लांट साइंस, एंटोमोलॉजी और आपका प्यारा सॉइल साइंस, सोशल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, अगर 2028 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2028 के लिए भी हमारे पास जो बच्चे भी थर्ड ईयर में उन लोगों के लिए बैचेस हैं, फाउंडेशन बैचेस, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो महापेक बैचेस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अगर आपको हमारी टीम से बात करनी है, कुछ कम्युनिकेशन रखना है, तो आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं जिसका कमेंट में एक लिंक दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। डियर स्टूडेंट्स, आप पूरे जितना भी टाइम लगेगा आप अच्छे तरीके से इसको इवेलुएट करिए ताकि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप खुद एनालाइज करो। अगर आपको आ रहा है तो हम आगे आपको कोर्स में पढ़ाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम अपने कोर्स में जूम क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं। मींस अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे सारे के सारे बच्चे वहां दिखते हैं और वहां से हमारी कम्युनिकेशन होता है। और कोई भी स्टूडेंट्स में ऑल ओवर इंडिया से आप पूछ सकते हैं कि सोइल साइंस और एग्रोनॉमी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में IRI वाला कैसा पढ़ाता है, कैसा डिलीवर करता है, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे। व्हाट इज सोइल सेपरेट्स? भैया सोइल सेपरेट्स क्या होता है? तो जब भी अपन बात करते हैं ना, तो ऐसा है कि सोइल साइंस में 2 mm की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर 2 mm से कोई भी सोइल पार्टिकल छोटा है तो उसको अपन सोइल सेपरेट्स बोलते हैं। 2 mm से ऊपर वाले उनको अपन ग्रेवल, पेबल, कोबल, स्टोन, बोल्डर अलग अलग बोलते हैं डिफरेंट साइजेस पे। लेकिन 2 mm से नीचे वाले को अपन सोइल सेपरेट्स बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है फाइन अर्थ। लेकिन सर ये 2 mm ही क्यों? 2 mm से ज्यादा या कम क्यों नहीं? भैया अगर हम सोइल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हमें उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस है। क्या एक्सपेक्टेशंस है? न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, बाकी एक्सचेंज रिएक्शंस वो करे, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो 2 mm से जो नीचे के पार्टिकल है वो सिग्निफिकेंटली और भी करते हैं ये सब चीजें, बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं करते। इसीलिए सैंड, सिल्ट और क्ले, जिसको अपन प्योरली सोइल साइंस में बोलते हैं सोइल, वो 2 mm से नीचे होते हैं। अब इंडिविजुअल साइज ग्रुप्स ऑफ मिनरल सोइल पार्टिकल्स विच आर ऑफ 2 mm और लेस डायमीटर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई भैया सोइल सेपरेट्स की। अब 2 चीजें हैं, हमारा सैंड और सिल्ट उसको अपन बोलते हैं स्केलेटन, और हमारा जो क्ले है उसको बोलते हैं फ्लैश। कैसे? स्केलेटन मतलब ये मेरा ढांचा है, इसमें मेरी बोन्स है, मेरा पूरा का पूरा रिब्स है, मेरा पूरा स्पाइन है, बस ये मुझे एक स्ट्रक्चर दे रहा है। ये मैं हाथ अगर मूव कर रहा हूं तो मेरे स्केलेटन की वजह से नहीं, मेरा फ्लैश मूव कर रहा है, लेकिन ढांचा मेरा क्या है? स्केलेटन। तो सैंड और सिल्ट क्या है? हमारा स्केलेटन है। लेकिन जो एक्टिव पार्ट है इन तीनों में से भी जो सबसे एक्टिव पार्ट है हमारे बॉडी में, हमारा फ्लैश, ऑर्गन्स, ये सब एक्टिव है ना, तो उस समय के लिए हमारा जो सॉइल में एक्टिव है वो कौन है? क्ले है, याद रखना है। तो सैंड प्लस सिल्ट इज इक्वल्स टू स्केलेटन और क्ले इज फ्लैश। उसके बाद करते हैं बात एक मैट्रिक्स नाम की टर्म होती है। आपको पता है कि जो सोइल का कंपोजिशन है ना, सोइल का कंपोजिशन कैसा है भैया? 45% तो है सर मिनरल मैटर, 5% है ऑर्गेनिक मैटर, 25% है आपका सोइल एयर और 25% है सोइल वाटर। ठीक है, ये मिनरल मैटर हो गया, ये ऑर्गेनिक मैटर हो गया। तो हमारा 45 + 5 ये मिला के 50% होता है, एयर और वाटर 50% होता है।
तो जो हमारा मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स वो जो सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, सोइल मैट्रिक्स। तो हमारा जो 50% है 45 + 5 वो क्या है, सोइल मैट्रिक्स, अपन उसको कंसिडर करते हैं, याद रखना है। तो सोइल सेपरेट्स और फाइन अर्थ आपको समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि वो आपकी केमिकल रिएक्शंस में काम कर रही है, उसके लिए अपन उसको 2 mm रखते हैं। सैंड प्लस सिल्ट स्केलेटन होता है, क्ले फ्लैश होता है, सोइल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं कि हमारे जो साइजेस हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्सचरल ग्रुप्स, हम अलग अलग साइजेस, सैंड की अलग साइज होती है, सिल्ट की अलग साइज होती है, क्ले की अलग साइज होती है, लेकिन ये देता कौन है? 2 क्लासिफिकेशन है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा चलते हैं। ऐसे तो 3 क्लासिफिकेशन है, ब्रिटिश भी चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो 2 चलने वाले इंडिया के रेस्पेक्ट में वो है, एक तो है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसडीए का सिस्टम, एमएमए, दोनों एमएमए होते हैं, बट यूएसडीए में जो क्लासेस है वो 7 क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 7 क्लासेस है। यहां तक सैंड तक लेते हैं, ग्रेवल को अपन नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इसमें कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो क्लासेस हैं वो किस बेसिस पे दी गई है? आपको पता है क्ले का जो फ्रैक्शन है ना वो फिक्स साइज का है कि 0.0002 से, मींस 0.002 से अगर नीचे है तो वो क्ले है, अगर इसके ऊपर है तो अपन उसको अलग अलग साइजेस में रखते हैं। अब अगर क्ले से ऊपर क्या आता है भैया? सिल्ट आता है। सिल्ट का 0.002 से 0.05। अगर आपको कभी याद ना रहे तो लेट्स से आपको ये याद नहीं है तो आप क्या करोगे, ये तो याद रखना पड़ेगा 0.002। अब इसका हाफ कर लेना है, कैसे? 0.002 से लगभग इसका हाफ कर लेंगे 0.05, ठीक है। अब इसका कंप्लीट हाफ हो जाएगा 0.05 से 0.10। अब इसका कंप्लीट हाफ कर लेंगे, अब इसका कंप्लीट हाफ कर लेंगे 0.05 से लेके 0.10। समझो ये आपको बिल्कुल याद नहीं है, ठीक है, आपको ये बिल्कुल याद नहीं है, तो आप कैसे इसको करोगे कि 0.002 से कम होगा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका हाफ, अब इसका डबल करते जाओ, मन से छोटी वैल्यू तो अब इसका डबल करते जाओ। इसका एग्जैक्ट डबल नहीं होगा इस समय, लेकिन उसके बाद एग्जैक्ट डबल होगा 0.002 से 0.05। इसका एग्जैक्ट डबल कर लो 0.05 से 0.10, फिर वापस 0.10 से 0.25, डबल करते जाओ 0.25 से 0.5, 0.5 से 1 और 1 से 2। बाकी सारा कुछ क्या है? एमएम में है। लेकिन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, लेकिन इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस IEEE के सिस्टम से क्या है? सिर्फ 4 क्लासिफिकेशन है। क्या? क्ले सेम है। अब इसका मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो हर चीज, 0.002 इंटू 10 0.020, 0.020 इंटू 10 0.20, 0.20 इंटू 10 2.0। मतलब इसको 10 से हमें क्या करना है? गुणा करना है, इसको 2 से गुणा करना है अगर अपन ऊपर जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और आपको लग रहा है ये बेसिक है, लेकिन हर बार यहां से क्वेश्चन आते हैं। आप कोई सा भी हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस एक क्लासिफिकेशन से, 100% आएगा, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। सोइल सेपरेट का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज हो गया अपना। अब आते हैं जो सर सोइल सेपरेट से ऊपर वाली चीजें है ना, वो कैसे अपन याद करें? देखो उसमें भी 2 क्लासेस हैं। अगर पार्टिकल स्फेरिकल होगा, मींस अगर राउंड पार्टिकल होगा तो उसको अपन अलग कंसीडर करेंगे। अगर वो फ्लैट पार्टिकल होगा तो उसका नामकरण अलग होगा। अगर वो पार्टिकल स्फेरिकल है, फॉर स्पेरिकल एंड क्यूबिकल शेप पार्टिकल, अगर ऐसा है तो अपन क्या बोलेंगे? ग्रेवल, कोबल, स्टोन, बोल्डर, ठीक है। ग्रेवल, कोबल, स्टोन, बोल्डर। 2 से 75 को ग्रेवल बोलते हैं। इसमें भी कैटेगरी है, पेबल को 4 से 75 बोलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू IEEE। हम जो भी कंटेंट आपको पढ़ाएंगे वो फंडामेंटल IEEE, इंट्रोडक्टरी IEEE, ये, और अगर जैसे सॉइल फिजिक्स में अगर पढ़ा रहा हूं अभी, तो सॉइल फिजिक्स की जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल फिजिक्स, मींस आपको कंप्लीटली डिटेल्ड चीजों से पढ़ाया जाएगा। इसकी आप टेंशन मत लो। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे आपको पता चलेगा कि हम बेस्ट कंटेंट पढ़ाते हैं और बेस्ट बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है, जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। कोबल, स्टोन, बोल्डर, साइजेस क्या है? 75 से 250, 250 से 600 और 600 से ऊपर। अगर वो पार्टिकल फ्लैट है तो हम क्या करेंगे? चेनर, फ्लैगस्टोन, स्टोन, बोल्डर। वापस चेनर 2 से 50, फ्लैगस्टोन 150 से 350। याद सिर्फ ये रखना है, 150 से 380। कैसे? अगर इससे नीचे हुआ तो 2 से, आपको पता है 2 से 150 जा रहा है,
और बोल्डर हमेशा सेम होता है, 600 से ऊपर बोल्डर होता है, ठीक है। बोल्डर होता है मतलब बहुत बड़ा, इतना बड़ा साइज का, जो अपन समुद्र वगैरह में भी गिराते हैं, बहुत सारे मतलब हर जगह आपने देखा होगा, मींस बहुत सारे बीचेस पे भी पड़े रहते हैं ना, तो उसको अपन बोल्डर बोलते हैं। और ये साइजेस हैं इनकी, याद रखना है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, ये सारे जो कोर्स फ्रेगमेंट्स है ना, ग्रेवल, कोबल, स्टोन, बोल्डर, इनका यूज क्या है जब अपन सोइल की नेमिंग करते हैं? भैया अगर 15% से इनकी वॉल्यूम कम है, 15% से इनकी वॉल्यूम है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नामकरण में नहीं करेंगे। अगर सैंडी लोम सोइल है तो सैंडी लोम ही रखेंगे। लेकिन अगर 15 से 35% इसकी वॉल्यूम है, मीन्स इसकी वॉल्यूम ग्रेवल, कोबल, स्टोन, बोल्डर, इनकी अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, इनका कंटेंट बढ़ रहा है, तो हमें जब भी अपन सोइल का नेम देंगे तो उसमें उसका नाम डालना पड़ेगा। जैसे अगर मेरे 15 से 35% है वॉल्यूम का, तो जो भी मेरा कोर्स फ्रेगमेंट है, हो सकता है यहाँ ग्रेवल मेरा कोर्स फ्रेगमेंट है, तो ग्रेवली सैंडी लोम नाम आ जाएगा। अगर 35 से 60% है तो वेरी ग्रेवली आ जाएगा, मींस वेरी एड हो जाएगा। और 60% से ऊपर है तो एक्सट्रीमली एड हो जाएगा, एक्सट्रीमली सैंडी लोम, ठीक है। जो भी एक्सट्रीमली आपका ग्रेवली है या आपका कोबल है, वो सब ऐड हो जाएगा। तो नाम में भी वॉल्यूम मैटर करती है, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना नाम बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहले तो कोई नाम नहीं होगा, फिर आ जाएगा आपका नॉर्मली कि उसका ग्रेवली नाम आएगा, फिर वेरी आएगा, फिर एक्सट्रीमली आएगा, ठीक है। ये सब चीजें याद रखनी है क्योंकि नेमिंग में पूछा जाता है। फिर बात करते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले की। भैया सैंड इज सोइल सेपरेट या फाइन अर्थ का सबसे बड़ा मटेरियल है, और बड़ा मटेरियल है दैट मींस व्हाट, इसकी केमिकल एक्टिविटी कम है। कैसे सर? देखो, बड़ा मटेरियल है तो इसकी केमिकल एक्टिविटी कम हुई। कैसे? लेट्स से ये सैंड है, लेट्स से ये क्ले है, इन दोनों को अपन कंपेयर कर रहे हैं, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो इसका सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सैंड का। लेकिन सोइल साइंस में सरफेस एरिया मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। क्या सर? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। सर ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? जब भी सरफेस एरिया पे हम एक यूनिट की बात कर लेते हैं, कैसे कि मुझे 1 ग्राम सैंड दे दो, 1 ग्राम क्ले दे दो। अब आपको पता है 1 ग्राम की बात होगी, मतलब स्पेसिफिक बात होगी, तो 1 ग्राम सैंड में आपने बताया कि सर 6 सैंड के पार्टिकल आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ही ले रहा हूं, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। और क्ले के लगभग सर कम से कम नहीं तो सर 30 पार्टिकल आएंगे, 30 आएंगे, ठीक है, मान लिया, क्योंकि साइज छोटी है ना भाई इसकी, तो ज्यादा पार्टिकल आएंगे। तो 6 का अगर अपन इंडिविजुअल साइज लें और इसका इंडिविजुअल साइज लें, तो हमेशा इसकी साइज बड़ी आएगी। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, क्योंकि अपन ग्राम में इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी केमिकल एक्टिविटी इसकी वजह से कम हुई। लार्जेस्ट ग्रुप बोल रहे हैं सोइल सेपरेट्स का, ग्रीटी नेचर। अगर आप उसको फिंगर और इसमें थंब में लोगे तो ग्रीटी नेचर रहेगा उसका, मतलब बहुत ग्रीटीनेस रहेगा। स्फेरिडल लोअर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, अभी मैंने समझाया कितना है सर, इतना 0.0011 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। अब ज्यादा सैंडी है दैट मींस ड्रेनेज भी अच्छा खासा होगा, वेल ड्रेन्ड होगा, तो वेल ड्रेन्ड बात कर लेते हैं। एरिएशन भी अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें मैक्रोपोर्स हैं। आपको पता है ना, पोरोसिटी में 2 टाइप ऑफ पोर्स होते हैं, मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स। माइक्रोपोर्स वो पोर्स होते हैं जिनकी साइज 0.06 mm से कम होती है, और मैक्रोपोर्स वो होते हैं जिसकी साइज 0.06 mm से ऊपर होती है। बात खत्म, ठीक है। अब आसान होता है कल्टीवेशन करने के लिए, क्यों? क्योंकि भैया एनर्जी कम चाहिए, बहुत इसमें वाटर भी कम होगा, तो आसानी से ये जो सोइल है वो बहुत आसानी से क्या हो जाएगी? कल्टीवेट हो जाएगी। स्फेरिकल एंड इररेगुलर शेप, नॉन कोहेसिव, एक दूसरे के बीच में, कोहेजन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन कैसा है? तो भैया सैंड के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोहेजन बहुत पुअर होता है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर लेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अलग अलग ग्रेन अलग अलग होते हैं, मींस एक साथ नहीं दिखते हैं, तो नॉन कोहेसिव हो गया। स्टिकी भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, और हम सीव से इसको एस्टिमेट कर लेते हैं। छलनी जो होती है अपनी, जो अपन सोइल साइंस में यूज करते हैं 2 mm, उससे अपन एस्टिमेट कर सकते हैं सैंड कितना है। कोई केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी नहीं है, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी भी नहीं होगी। और सैंडी सोइल में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन डोमिनेंट होता है, तो याद रखना है क्वार्ट्ज फ्रैक्शन डोमिनेंट होता है। कौन सा? क्वार्ट्ज फ्रैक्शन डोमिनेंट होता है। अब ये क्वार्ट्ज क्या है? मिनरल है, ये अपन सोइल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्वार्ट्ज, फेल्सपार, पूरे सोइल में कौन सा ज्यादा होता है सर? क्वार्ट्ज ज्यादा होता है। पूरा अर्थ क्रस्ट में सर फेल्सपार, सर सुना तो है, लेकिन अपन केमिस्ट्री और पेडोलॉजी में इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सैंडी सोइल वो सोइल होती है जिसमें सैंड फ्रैक्शन 70% से ज्यादा हो, या फिर क्ले फ्रैक्शन 15% से कम हो। याद रखना है, अगर आप कोई सोइल को सैंड बोल रहे हो तो बात अलग है,
अगर कोई सोइल को सैंडी बोल रहे हो, ये छोटे छोटे वर्ड है ना, वाई लग गया लास्ट में, इससे बहुत कुछ बदल जाता है। तो सैंडी तब बोलेंगे जब 70% से ज्यादा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी नेकेड आई से हम देख सकते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं सैंड है। सिल्ट और क्ले को आप देख नहीं सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया, बहुत बच्चों को बेसिक नहीं पता था। इसको आप डायरेक्टली देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। फिर आता है अपना सिल्ट फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जो बीच वाला है, क्ले और सैंड के बीच वाला है। अब उस बीच वाले फ्रैक्शन की एक दिक्कत है, जब भी वाटर इरोजन होगा, विंड इरोजन होगा, ये सब सबसे ज्यादा सिल्ट के साथ ही होगा। क्रस्टिंग भी होगी तो भी सबसे ज्यादा सिल्ट के साथ ही होगी। क्यों सर? सर क्ले तो छोटा छोटा है, उसमें कोहेजन ज्यादा है, एक दूसरे के साथ पकड़ के रहता है, एकता में शक्ति है, यूनिटी इज पावर। सैंड बेचारा यूनिटी के साथ रहता नहीं है, लेकिन सैंड के साथ अच्छा ही है कि सैंड की साइज बड़ी है, हर कोई उसको उठा के लेके नहीं जा सकता। विंड इरोजन, वाटर इरोजन, ये उठा के लेके नहीं जा सकते। वो बोलते हैं भैया हमें उठाने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत तो तुम्हारे पास है नहीं, तो वो क्या करेगा कि सिल्ट को उठा के ले जाएगा। तो सबसे ज्यादा सिल्ट का लॉसेस होता है। अब नेग्लिजिबल प्लास्टिसिटी, मतलब सैंड से ज्यादा है लेकिन क्ले से कम है। कोहेजन, स्वेलिंग, श्रिंकेज, ये सब नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। डिटर्मिनेशन करते हैं अपन सेडिमेंटेशन मेथड से। सर सेडिमेंटेशन मेथड क्या होता है? वह सेडिमेंटेशन का मतलब होता है एक जगह नीचे नीचे आना। अगर कोई पार्टिकल बड़ा है, अगर उससे छोटा है और उससे छोटा है, हम एक साथ उनको गिराएंगे कोई फ्लूइड में या कहीं पे भी, तो वो पार्टिकल सबसे पहले गिरेगा ना जिसकी साइज बड़ी होगी। मींस स्टॉक्स लो, अभी आगे आएगा, आगे अपन समझेंगे कि कोई भी पार्टिकल जो सेटल डाउन होता है उस वो डिपेंड करता है उसका रेडियस कितना है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ज्यादा रेडियस होगा दैट मीन जल्दी सेटल डाउन करेगा, याद रखना है। मीडियम स्पेसिफिक सरफेस एरिया, सैंड से ज्यादा है, क्ले से कम है। केमिकल एक्टिविटी और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी लो है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, क्ले की सबसे ज्यादा होती है। विजिबल बाय नॉर्मल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, नॉर्मल माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन आंखों से हम नहीं देख सकते, नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते। इजीली ब्लोन बाय विंड एंड ससेप्टेबल टू वाटर इरोजन, बोला ही था कि विंड और वाटर इरोजन के लिए बहुत ससेप्टेबल है, मतलब आसानी से कोई भी लेके चला जाएगा। फिर अपन बात करते हैं भैया क्ले फ्रैक्शन, सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन, और उसको चाहिए हमें क्या? सबसे ज्यादा इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। आप जो कुछ बोलो, सोइल में जितना सब कुछ होता है अकेला दम पे उठाता है क्ले पार्टिकल, और किसी की हिम्मत नहीं है। तो क्ले पार्टिकल का शेप पूछा जाता है, शेप ज्यादातर प्लेटी होता है, स्फेरिकल बहुत रेयर मिलेगा, प्लेटी ही इसका शेप मिलेगा। स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा होती है, उसको अपन किससे बोलते हैं? कोल वैल्यू। सर व्हाट इज कोल वैल्यू? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंसिबिलिटी, LM, लेंथ ऑफ मॉइस्ट सोइल माइनस लेंथ ऑफ ड्राई सोइल अपॉन लेंथ ऑफ ड्राई सोइल इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। कोल वैल्यू होती है श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी को हम किसी कोई तो इंडेक्स चाहिए ना कि किसमें समझाएं कितना श्रिंक हुआ, कितना स्वेल हुआ, कैसे पता चलेगा? कोई एक इंडेक्स चाहिए, वो कोल वैल्यू है, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, 1100 तक, 1100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, वो देख लो 0.001 मीटर स्क्वायर था, 10,000 टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सैंड। कोलोइडल फ्रैक्शन, क्ले का भी वो वाला फ्रैक्शन जो और छोटा है उसको अपन कोलोइड बोलते हैं। वैसे सोइल केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे जब आप कोर्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। प्लेट लाइक और नीडल लाइक, एक्टिव फ्रैक्शन ऑफ सोइल, बिकम प्लास्टिक एंड स्टिकी व्हेन वेट, लाइट टाइट एंड कोहेसिव एंड ड्राई। मींस अगर आप गीला रहेगा सरफेस, मींस वेट रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, तब तो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, उसके बीच में प्लास्टिसिटी रहेगी, मींस प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। लेकिन अगर मींस ड्राई हो गया, वो पानी चला गया, तो बहुत हार्ड हो गया, आप किसी को उठा के मारोगे तो हाफ मर्डर का केस भी लग सकता है, इतना टाइट होगा। इसको अपन हैवी सोइल बोलते हैं। हैवी सोइल और लाइट सोइल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हैवी सोइल वो सोइल होती है, हैवी सोइल उस सोइल को नहीं बोलते जो भारी है, जिसकी बल्क डेंसिटी ज्यादा है, ना 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 ना। हैवी सोइल वो सोइल होती है जब अपन क्या करते हैं, हम कोई चीज को इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं, और प्लोइंग में हमें ज्यादा अगर पावर की रिक्वायरमेंट है तो उसको अपन हैवी सोइल बोलते हैं। लाइट सोइल किसको बोलते हैं? जिसमें हमें पावर की कम रिक्वायरमेंट होती है जब अपन प्लोइंग करते हैं। तो हैवी सोइल क्ले सोइल को बोला जाता है, जबकि इसकी बल्क डेंसिटी कम है, बल्क डेंसिटी 1.1 से 1.4 ही है। लेकिन जो लाइट सोइल है वो किसको बोलते हैं अपन? लाइट बोलते हैं अपने सैंडी सोइल को, जबकि बल्क डेंसिटी उसकी ज्यादा है। तो बल्क डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है,
बल्क डेंसिटी से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब है हमारे कि हमें प्लोइंग के लिए कितनी पावर चाहिए, याद रखना है, ठीक है, प्लोइंग के लिए कितनी पावर चाहिए, ठीक है। रजिस्ट विंड इरोजन, क्योंकि एग्रीगेशन कोज कर लेगा और वाटर इरोजन को भी रजिस्ट करेगा, ठीक है। विजिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें नॉर्मल माइक्रोस्कोप चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। 35% क्ले मिनिमम होना चाहिए, या मैक्सिमम केस में 40% क्ले फ्रैक्शंस होना चाहिए, अगर आप उसको क्ले ही बोलना चाहते हो। क्ले तो बोल लोगे, लेकिन अगर क्ले ही बोलना है तो आपको इतना फ्रैक्शन चाहिए, तभी आप बोल पाओगे। क्लियर है? और आप ये सोच रहे होंगे कि सर पूरा क्या सोइल साइंस आप ही पढ़ाओगे ना? सोइल साइंस पढ़ाने के लिए सबसे पहले काफी सारा पोर्शंस मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद आपके आकाश सर सोइल फर्टिलिटी का पोर्शन कराते हैं, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। उसके बाद दिवाकर सर का भी आप डेमो वीडियो आने वाले कुछ दिनों में देखोगे। दिवाकर सर भी बहुत सारा पोर्शन कराते हैं और आप जानते हैं बहुत अच्छा मीन्स उनका कम्युनिकेशन है और बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं। कुछ जो माइनर पोर्शन है, इस बार भी एग्रोनॉमी के बहुत सारे पोर्शन आए थे, तो किंग ऑफ एग्रोनॉमी आपके रोहित सर आपको वो पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स में, है ना। अब उसमें केमिकल्स का भी पार्ट आता है, तो हमारे जीतराम सर पीएचडी इन एग्रीकल्चरल केमिकल्स फ्रॉम आईसीआर आईआरआई, वो आपको पढ़ाएंगे केमिकल्स, क्योंकि केमिकल्स का भी पोर्शन आता है। सर फिजियोलॉजी का भी तो पोर्शन आता है, फिजियोलॉजी का पोर्शन कौन पढ़ाने वाला है? आपके शुभम पांडे सर अभी एचयू से मास्टर्स कर रहे हैं एग्रोनॉमी में, और वो आपको फिजियोलॉजी के किंग है। आप उनका कोई भी, इन जितने भी मैं मेंटर्स बोल रहा हूँ, आप इनका कोई सा भी वीडियो उठा के देखो और आप देखोगे कि भाई क्या 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 लेवल का पढ़ाते हैं, मजा आ जाएगा आपको। और PYQ सेशंस, डाउट एंड डिस्कशन सेशंस आपको पूरे साल मिलने वाले हैं। सो ये छोटा सा एक ग्लिम्स था कि आपको हम कैसा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोइल टेक्सचर, आज अपन जिसकी बात कर रहे हैं, सोइल टेक्सचर वो है कि हम डिफरेंट साइज रेंजेस में हमारे सोइल पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सैंड की अलग साइज है, सिल्ट की अलग साइज है, क्ले की अलग साइज है, ये सब। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट साइज रेंजेस ऑफ मिनरल पार्टिकल्स आर नोन एज सोइल सेपरेट्स, प्राइमरी पार्टिकल्स और टेक्सचरल फ्रैक्शंस। अब सोइल टेक्सचर डिफरेंट साइज रेंजेस को बोला जाता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन भी आया था, लोगों को लगा कि साइज रेंजेस के अकॉर्डिंग तो क्लास होती है, नहीं, टेक्सचर साइज रेंजेस के बेसिस पे। तो सैंड, सिल्ट, क्ले क्या है? साइज ही तो है भैया, नहीं है? बताओ आप खुद, ठीक है। अब टेक्सचर को अपन दो तरीके से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। एक है क्वालिटेटिव मेथड, एक है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड क्या है? क्वालिटेटिव मेथड मतलब फील मेथड। हम खेत में जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि उसको क्वांटिफाई करें, तो हमने ये सोइल उठाई और देखा, उसका इन दोनों फिंगर्स के बीच में लिया और देखा कि कैसा है, ग्रिटी है, प्लास्टिक है, टेल्क जैसा है, तो अपन बता सकते हैं कि इसमें कौन सा क्ले फ्रैक्शन है, कौन सा सैंड है, मतलब बता सकते हैं कि कौन सा टेक्सचर है इन शॉर्ट। क्वांटिटेटिव वो है कि हमने वहां से सोइल ली, लैब में आए और उसको मैकेनिकल एनालिसिस किया और तब बताया, ठीक है। तो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड है फील्ड मेथड। फील्ड में गए, सोइल टेक्सचर को कॉमनली अपन ने डिटरमाइन किया, रब किया मॉइस्ट सोइल को थंब और फोर फिंगर में। अगर कोर्सनेस है दैट मींस ग्रिटी नेचर है। अगर कोहेजन है, कोहेजन मतलब एक बॉल बन सकती है, आप उसको जैसे अपन खेलते हैं ना छोटे होते हुए, तो खेलते हैं कैसे सी बॉल बना लेते हैं, दैट मींस सोइल में कोहेजन है। अगर एडेजन है, एडेजन का मतलब क्या होता है? डिसिमिलर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन। वाटर और सोइल डिसिमिलर है, और वो तब होगा जब आपके पास स्टिकीनेस, सोइल में अगर स्टिकीनेस है, प्रॉपर्टी एडेजन है, और होगा क्या उससे? स्टिकीनेस होगा। प्लास्टिसिटी तब होगी जब आप रिबन फॉर्म करोगे उससे, और रिबन वैसा का वैसा ही रह जाएगा। हम कोई चीज को डिफॉर्म करते हैं और हमारे डिफॉर्मेशन के बाद, हमारा प्रेशर हटाने के बाद अगर वो अपनी शेप होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स वो प्लास्टिक है, और वो तब शो होगा जब अपन रिबन फॉर्म करेंगे। तो ये सारे मेथड्स फील्ड ऑपरेशन में अपन यूज करते हैं, लेकिन मेन मेथड है जो सोइल साइंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैकेनिकल एनालिसिस। आप 2021 से 2025 तक पेपर उठा लो, सारे के सारे पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैकेनिकल एनालिसिस से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैकेनिकल एनालिसिस सबसे पहले तो उनके लिए यूज किया जाता है अप टू 0.5 mm सीव से, इससे ऊपर वालों को जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट सीविंग से आप यूज कर सकते हो, और ग्रेडेड सीव अपन सबसे पहले 0.05 mm की यूज करते हैं। उसके बाद उससे अगर छोटे पार्टिकल्स हैं तो हम सेडिमेंटेशन मेथड से यूज करते हैं। अब इसके बीच में दो चीजें आती है, एक होता है डिस्पर्जन, आपको समझना पड़ेगा, एक है स्टोक्स लॉ समझना पड़ेगा। पहली चीज डिस्पर्जन क्या होता है? सर कोई भी पार्टिकल जब अलग अलग रिपेल करते हैं एक दूसरे को, उसको अपन बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। मीन रिपेल करना मतलब एक दूसरे के दूर भागते हैं, तो डिस्पर्जन कोज होता है। और डिस्पर्जन जनरली होता किसकी वजह से है? सोडियम की वजह से। सर सोडियम की वजह से डिस्पर्जन क्यों होता है? क्योंकि हमारी क्लास में हमेशा वाई आपसे पूछा जाएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, आएगा तो बहुत अच्छी बात है। वाई मतलब आप जब भी कोई सब्जेक्ट का वाई पढ़ते हो,
वाई क्वेश्चन मार्क अगर पढ़ते हो तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो वाई ही आपको उस सब्जेक्ट से प्यार करवाएगा। अगर आपको ये नहीं आएगा, अगर आप सिर्फ ये बोल दिए कि सर टेक्सचर ये होता है वो होता है, भाई ये तो कोई भी पढ़ा देगा ना, आपको हमारी क्या जरूरत है? हमारी इसलिए जरूरत है बिकॉज आप इंडिया के टॉप रैंकर्स इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको वाई समझना है। हर चीज का अगर आपने वाई समझ लिया कि भैया ये क्यों होता है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, तभी तो मजा आएगा और तभी तो आपका सबसे बेस्ट निकल के आएगा। अब डिस्पर्जन आपको समझ में आएगा कैसे, कि जब ये नॉर्मल अपनी कंडीशन में होता है ना तो इसकी साइज होती है सर 0.98 एंगस्ट्रॉम, लेकिन जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो हो जाता है 2.20 एंगस्ट्रॉम। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है, और हाइड्रेशन एनर्जी, अब इतना बड़ा कोई पार्टिकल हो गया, पहले एक बॉक्स में इतने से आपके समझो ये पार्टिकल्स थे, अब पानी आ गया तो उसकी साइज बढ़ गई तो इतने बड़े बड़े हो गए, तो एक दूसरे को भाई रिपेल करेंगे ना, मोटे हो गए तो फिर रिपेल तो करेंगे, और रिपेल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डिस्पर्जन कोज करेगा। सेकंड है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका सिंपल एक बड़ा पार्टिकल है तो जल्दी सेटल डाउन कर रहा है, छोटा पार्टिकल है कम सेटल डाउन करेगा, क्ले पार्टिकल है और धीरे सेटल डाउन करेगा। क्या है सर ये चीज, जिसका जितना बड़ा रेडियस है वो उतना ज्यादा जल्दी सेटल डाउन करेगा, हाँ कि ना। और जब भी कोई पार्टिकल वाटर के मींस कोई मीडियम में नीचे सेटल डाउन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हमें ग्रेविटी फोर्स उसको नीचे खींच रही है। आप स्विमिंग पूल में जाते हो, आपको पानी नीचे लेके जाता है, लेकिन आपको हल्का भी तो फील होता है। हल्का क्यों फील होता है, क्योंकि पानी भी आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, उसको अपन बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स, FB, फोर्स ऑफ बायोन्सी। और जैसे जैसे कोई नीचे जा रही है कोई चीज तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको अपन बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो एक नीचे लेके जा रही है ग्रेविटेशन, बाकी दो फोर्स ऊपर लेके जा रही है। तो क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल आप फेंकते हो तो पहले तो थोड़ी स्पीड से जाता है, लेकिन एक टाइम आता है जब उसको वो धीरे धीरे, फिर वो स्पीड उसकी कांस्टेंट हो जाती है, और उस स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, TV, टर्मिनल वेलोसिटी। और शॉर्ट में उसको बोलते हैं वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल पार्टिकल इज, ये डिराइव्ड वैल्यू है, इसको अपन डिटेल में कोर्स में समझेंगे, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी डेंसिटी और ग्रेविटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और ये इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये सब है। लास्ट चीज है कि इसका अजम्पशंस क्या है। ये जो स्टोक्स लॉ है, स्टोक्स लॉ सिंपल है ना, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। सर विस्कोसिटी क्या होती है, कोई चीज आसानी से फ्लो हो रही है तो उसको अपन विस्कोसिटी नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस टू फ्लो मींस कोई चीज रेजिस्ट कर रही है फ्लो होने में, वो आगे जा ही नहीं रही है। मींस अगर मैंने समझो पानी फेंका और एक जगह शहद फेंका, शहद विस्कस होता है ना, वो हर जगह फैलता नहीं, वो थोड़ी दूर में जाकर रुक जाएगा, पानी आगे तक चला जाएगा, फिर मम्मी बोलेगी भाई पोछा लगा वापस। तो विस्कोसिटी ज्यादा किसकी, हनी की ज्यादा हुई, तो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियसली भाई कोई चीज वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगी, तो बात सिंपल है। अजम्पशंस ऑफ स्टोक्स लॉ, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें स्टोक्स लॉ को FG स्टोक्स, GG स्टोक्स 1851 में उन्होंने दिया था, और उन्होंने ये बोला अगर ये सारी चीजें मैटर करेगी, अगर ये सारी चीजें होगी तब तो मैं मानूंगा कि स्टोक्स लॉ काम करेगा, अदरवाइज मेरे को मत बोलना। तो क्या क्या चीजें थी, वो थी कि भाई पार्टिकल एक तो स्फेरिकल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए, ठीक है। बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, ये सवाल पूछा जाता है कि लिमिटेशन कौन सी बिगेस्ट थी, तो उन्होंने बोला कि भैया ये बिगेस्ट थी, मींस स्फेरिकल, स्मूथ और रिजिड। आपने बोला पार्टिकल छोटा होना चाहिए, पार्टिकल छोटा हुआ, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि क्ले पार्टिकल प्लेटी होता है, स्फेरिकल और स्मूथ नहीं होता है, तो ये एक बड़ी लिमिटेशन थी। उसके आगे दूसरी लिमिटेशन क्या है कि जो हमारा साइज ऑफ जो पार्टिकल है ना, जो साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है वो बड़े होने चाहिए। बड़े नहीं होने चाहिए सर, मतलब कितने, सर आपके आइडियल साइज से बड़े होने चाहिए। सर क्यों, क्योंकि अगर छोटे पार्टिकल होंगे तो छोटे पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल से एक दूसरे से टकराएंगे, तो वो चीज ब्राउनियन मूवमेंट कोज करेगी। छोटे पार्टिकल होंगे तो चार्ज पार्टिकल होंगे, चार्ज पार्टिकल जब छोटे होते हैं तो चार्ज है तो भाई एनर्जी है ना, इधर उधर भागेंगे, जब इधर उधर भागेंगे तो एक क्लोज्ड वेसल में तो एक दूसरे से टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो वो जिगजैग मोशन करेंगे ऐसे ऐसे। और ये सबसे पहले बताया था ब्राउनियन नाम के बंदे ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्राउनियन मूवमेंट। तो हमें पार्टिकल्स बड़े रखने ताकि ब्राउनियन मूवमेंट शो ना हो, और ब्राउनियन मूवमेंट शो होने की लार्जर लिमिट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो होती है 0.0002 mm, ठीक है।
अब जो हमारा फॉल है, ये जो फॉल हुआ वो अनहिंडर्ड होना चाहिए, मतलब हिंड्रेंस कोज नहीं होनी चाहिए। और वो कब होगी? जब आपका कंसेंट्रेशन 3% से कम होगा। सवाल पूछा जाता है एक दूसरे से टकराएंगे पार्टिकल, तो कंसेंट्रेशन अगर कम होगी तो कम पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे को टकराने वाले, तो ऑब्वियसली होगा। पार्टिकल मस्ट बी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का डेंसिटी ज्यादा है, एक का डेंसिटी, साइज अलग अलग चलेगा लेकिन डेंसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट, सस्पेंशन मस्ट बी विदाउट एनी टर्बुलेंस। भैया अगर बड़ा पार्टिकल फेंकोगे नदी में, बड़ा पत्थर फेंक देते हो तो टर्बुलेंस क्रिएट होती है। वैसे इस वेसल साइज में 0.08 ओल्ड आइटर प्लस में, 0.05 न्यू आइटर प्लस में लिखा हो, दोनों सही है। जब आप ये डालोगे तो टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होगी, और वही हमें चाहिए कि टर्बुलेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये थे सारे के सारे एग्जम्पशंस, और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। और अर्ली एंड लेट सोइल मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है जिसे मैंने लाइट और हैवी सोइल बताया। तो अर्ली और लेट सोइल क्या होती है ये आप लोग हमें बताओ, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली बच्चों से पूछा करते हैं। तो आप लोग डेमो वीडियो देखने आए हो तो आप लोगों के लिए भी हमारी साइड से क्वेश्चन है, जो भी जानता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आया हो, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे कोर्सेज में एनरोल करें, ताकि हम आपको बेस्ट तरीके से इंडिया की टॉप एजुकेशन एग्रीकल्चर की दे पाएं। ये हमारा मिशन है, एग्रीकल्चर इज अवर कल्चर। और इसी के साथ इस वीडियो को अपन करते हैं एंड। थैंक यू सो मच। और इस क्लास में, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, फुल एंड मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, सब कुछ। तो अगर किसी को कोई बात करनी है तो 9953077738 पे मैसेज कर सकते हैं, और आपको गूगल फॉर्म कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जिसका आप जरूर फॉर्म फिलअप कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।